मुझे एक फ़ोन आया, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ। एम आई स्पीकिंग टू द राइटर ऑफ द आर्टिकल होम्योपैथी इज़ नॉट अ क्वैक। ये तो मेरा आर्टिकल पूरा पढ़ के, ये तो सही मनोज कुमार ही होगा। तो मैंने बोला हाँ सर बताइए। बोला नहीं, मैं आपको आके मिलना चाहता हूँ। एंड ही बिकेम माय फर्स्ट सेलिब्रिटी पेशेंट। उसके बाद फिर लाइन शुरू हो गई। सर ऐसा बोला जाता है कि ना मतलब आप जवान होते हो, आपको बहुत भागदौड़ करनी चाहिए, तो एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए या फिर जवानी में बहुत काम करना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम जितना आप कर सको। कई फाउंडर्स हैं जो कहते हैं कि आपको 50 घंटे तक 60 घंटे तक काम करना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये ज़रूरी है। आप कितने घंटे काम करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप किस प्रकार का काम करते हैं एंड हाउ मच कैन यू अचीव इन अ शॉर्ट टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 74 की एज हो गई सर आपकी। अरे अभी आपने मेरी एज शुरू में सबको बता दी, अभी कोई देखेगा ही नहीं मेरी तरफ। डॉक्टर मुकेश बत्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। नमस्कार। 74 की एज हो गई सर आपकी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अरे अभी आपने मेरी एज शुरू में सबको बता दी, अभी कोई देखेगा ही नहीं मेरी तरफ। नहीं सर, आपको देख के ना मतलब हजारों लोग को जज्बा बढ़ जाएगा। अब मैं बात पहले आपसे ये करना चाहता हूँ सर, एक एंटरप्रेन्योर का सपना होता है कि एक प्रोडक्ट बनाए, पूरा मार्केट फिट करे, लोगों को अपना प्रोडक्ट दे, और वो अपने पूरी जर्नी जी है सर। मतलब वो सेम सपना हर फाउंडर जीना चाहता है सर। आज के टाइम पे अभी आपको क्या लगता है कि और क्या करना बाकी रह गया है सर? वो तो मुझे खुद पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बस चला जाता हूँ अपनी राह पे, और जहाँ पे राह ले जाती है वहाँ पे मैं चला जाता हूँ। आई हैव नो प्लान्स, आई हैव नो आइडिया। आई एम अ वंडरर एंड आई जस्ट गो विद लाइफ एज इट कम्स। और भगवान जो ऊपर से देखता रहता है और राह दिखाता रहता है। तो मैंने अपनी जो है लाइफ में बहुत चीज़ें बदली करी हैं। पहले मैं स्टूडेंट लीडर था, फिर मैं डॉक्टर हुआ, फिर उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर हुआ, उसके बाद फिर मैं ऑथर हुआ, क्योंकि मैंने अभी 11 किताबें लिखी हैं इंटरनेशनली, और फिर मैं फ़ोटोग्राफ़र बना, फिर मैं सिंगर बना। तो सब चीज़ें जो है मैं बदलता रहता हूँ, और जो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ हमेशा। दैट कीप्स मी यंग। वाह सर। इट्स अ ग्रेट लाइफ आई थिंक, यू नो। आई मीन ऑल फाउंडर्स शुड हैव दैट ड्रीम that they must realize not just their work but also the better part of them। यानी हम हर एक की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ होती है which is hidden somewhere and we must allow it to come out and we must live life to the fullest। राइट राइट राइट। बट सर ऐसा नैरेटिव चलता है कि जो पैशन है उसी को फॉलो करना चाहिए और लाइफ लॉन्ग एक ही चीज़ करते रहना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाते हो या सक्सेसफुल ज़िंदगी जी पाते हो। तो ये कितना ट्रू है? बिकॉज आपकी अगर लाइफ को अगर देखा जाए पूरा, तो आपने तो बोला कि आपने बहुत सारे रोल निभाए हैं, बट बोला ऐसा जाता है कि एक ही पैशन, एक ही चीज़ और एक ही काम करना लाइफ में। सो काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि जब आप अपना करियर शुरू करते हैं या जब अपनी ड्रीम शुरू करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक हिंदी में एक शब्द है, उसे हम जुनून कहते हैं। तो ये जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। शशि कपूर जी ने एक फ़िल्म बनाई थी, उसका नाम जुनून रखा था। सो इट्स समथिंग विच इज़ कॉल्ड पैशन, बट इट्स मैड पैशन। यानी इसमें बहुत कमती फ़र्क होता है बिटवीन अ जुनून एंड अ पागल आदमी, और क्योंकि एक पागलपन होता है उसमें। तो जब ये जुनून होता है अपने काम के लिए, व्हेन यू हैव द पैशन टू डू समथिंग, दैट्स हाउ यू सक्सीड। तो शुरू में बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करिए अपने काम के ऊपर। जो भी आपकी ड्रीम है उसको रियलाइज़ करने के लिए आपको एक जुनून होना चाहिए, और यू हैव टू देन पुट व्हाट दे कॉल टनल विजन। जैसे घोड़ों के आंखों के ऊपर ऐसा बांध दिया जाता है कि वो इधर उधर ना देखें, सिर्फ ऐसे करके आगे चलें एंड जस्ट वॉक दैट पाथ until you realize your dream। Now once you realize your dream you can then open up to everything else in life as well। तो सब अगर आप फोकस करें तो सबसे पहले आप जैसे परसिवरेंस इज़ द की टू सक्सेस। और ऐसी एक कहावत भी है कि कदम चूम लेती है मंजिल ही आकर, कदम चूम लेती है मंजिल ही आकर, अगर राही खुद अपनी हिम्मत ना हारे। सो जैसे फिल्म में कहा था, लगे रहो मुन्ना भाई, वैसे ही है। अगर आपका एक कोई लक्ष्य है, आप उसको पूरा करने के लिए यू हैव टू होल हार्टेडली गो आफ्टर इट and not deviate it, not keep changing ideas, not keep changing tracks। Once you've got where you want to be, then you can expand your horizon, then you can do whatever you want to do। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, उसके बाद जब आपको कोई डायरेक्शन मिलेगा तो आप मुड़ जाए। नहीं, जब आपको डायरेक्शन मिले तब आप वो डायरेक्शन पर चलिए, दौड़िए, और उस लक्ष्य को जल्दी से हासिल करिए।
एक टाइम वो लक्ष्य हासिल हो गया, फिर आपको जो करना है करिए। जैसे मैं इतना बिजी डॉक्टर था, मैं दिन में 350 पेशेंट देखता था रोज़। मेरी पेरी क्लिनिक बेंगलोर में थी, अलसुर में, जो आउटसाइड बॉम्बे थी। तो मैं मल्टी सिटी प्रैक्टिस करता था। तो मैं हर वीकेंड को एक नए शहर में प्रैक्टिस करता था, और कभी कभी नए देश में भी। तो समय तो कुछ था नहीं और कुछ करने के लिए। तो it's all compulsing, I mean, medicine is a service industry, and it takes a lot out of you because you're helping people to recover. Right. So there was no time for anything, no time for personal pursuit. But I retired about from active practice, around 9 years ago. So जब से मैंने जो अपनी कंपनी है उसकी मैं फुल टाइम देखभाल नहीं करता हूँ अभी ना, आई जस्ट सिट एज एन एडवाइजर once a week. It's given me enough time to do everything else that I want to do. तो जो भी मेरे दिल में जो चाह थी, जैसे मैं फिर 15 साल से मैं गाना सीख रहा हूँ। गुरुजी घर में आते हैं, मुझे कुछ सिखा के जाते हैं, तो मैं वो करता हूँ। और फिर मैं ये भी मैं बिलीव करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि एक जुनून है, और जैसे पी होता है पर्पस के लिए, कि एक देयर मस्ट बी सम पाथ एज यू सेड. सो आई बिलीव देयर आर 2 P's. वन इज़ पैशन, which is P for passion, and the other P is P for purpose. So अगर आपका जो जुनून है उसमें अगर आप एक पर्पस भी ऐड कर दें तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन एज वेल. तो मुझे लगा कि मैं गाना सीखूं. मेरा नाम भी मुकेश है, तो मैं कुछ सीखूं. तो मैंने सीखा. फिर मैंने कहा ये तो अच्छा है, अभी मैं मैं कैसे इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ फॉर सोसाइटी. तो फिर मेरा एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा है. आजकल लाइव म्यूज़िक बहुत कम लोग करते हैं, वो लोग सब बैकअप म्यूज़िक बजाते हैं और फिर उसके ऊपर जाते हैं. तो फिर मैंने हर साल में एक शो करता हूँ जहाँ 750 लोग आते हैं, 800 लोग आते हैं, ऑडिटोरियम पूरा भरा पड़ता है. और मैं पुराने गाने गाता हूँ, उसको हम कहते हैं यादों की बहार. तो मैं पूरे जैसे मुकेश, मन्ना डे, KL सहगल से लेके जो भी पुराने सब संगीतकार हैं उनके गाने गाता हूँ. सो इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ अ न्यू, it keeps old music alive, and it also shows to the young generation what the old music time, which was not techno driven but was also very very good. And I do this for an old age home for the last 40 years which we are supporting. So एक विडोज़ होम है, मुंबई में है, बाइकला में. और मैंने देखा है कि आजकल के ज़माने में जो है लोग जो है अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं. दिस बिकमिंग विल वर्स नाउ because we are all wanting to live our own lives and we are not taking care of our old parents, and it's very important that we should take care of them. तो यहाँ पे जो है एक ओल्ड एज होम है, और वहाँ की जो वीडियोज़ हैं वो आती हैं इस प्रोग्राम में, और उनके लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं मेरे गाने के थ्रू. तो इट्स वेरी वेरी गुड. और आई मीन इट्स अ लेसन फॉर अस टू लर्न, क्योंकि जब हम इनको देखते हैं जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं जिनकी एज 90 ईयर्स है, और मैंने तो माने 100 ईयर्स प्लस लोगों को भी ट्रीट किया है. जब वो आते हैं और जब मैं गाता हूँ और जब वो डांस करते हैं ऑडियंस में, तो हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए. जस्ट लुक एट दे आर एंजॉयिंग लाइफ टू द फुलेस्ट. सो इट्स एक्चुअली अ लर्निंग फॉर मी. तो इस तरह से जो है जो मेरा सिंगिंग का जो पैशन था उसमें पर्पस आ गया. तो मुझे लगता है कि मुझे और सीखना चाहिए, मुझे अच्छा गाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अच्छा गाना गाऊंगा तो और लोग आएंगे, तो मुझे और पैसा मिलेगा अपने चैरिटी के लिए. और इसी तरह से फोटोग्राफी के साथ भी हुआ. आई स्टार्टेड जस्ट एज अ फैमिली फोटोग्राफर. जैसे लोग करते हैं कि भाई चलो हॉलीडे में गए तो पापा है साथ में, तो पापा ने पिक्चर ले ली, उससे शुरू किया. फिर कोई बैंक के कोई हमारे पेशेंट थे, उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी पिक्चर आपने ली है. तो मैं कश्मीर में, मैं शिमला में था और वहाँ बर्फ़ गिर गई थी. तो बोले ये तो बहुत अच्छा है, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, सिटी बैंक में आपका एक नैरमन पॉइंट में और एक खार में एक एग्जीबिशन रखते हैं. मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है. तो वहाँ से शुरू किया. और मुझे याद है कि जब वो पहला एग्जीबिशन हुआ था बॉम्बे में, उसको अभी 15 साल हो गए. तो अतुल कास्बेकर जी वॉज वेरी वेल नोन फोटोग्राफर. ही केम फॉर इट एंड ही वॉज अ फ्रेंड. तो आके उन्होंने मेरे कान में कहा डॉक्टर साहब ज़रा अपना हाथ स्टडी रखिएगा, इसका मतलब है कि कहीं मेरा जो है कैमरा जो है हिल गया होगा. तो आई लर्न फ्रॉम देयर एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग अ ट्राईपॉड. Then of course now I don't need a tripod even when I'm traveling and I'm going all over the world. I can shoot without a tripod. And then he came recently and then he said आपकी तो एग्जीबिशन अभी बहुत अच्छी हो गई है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो गई है,
तो वो 15 साल में एक जर्नी हो गई। और उससे भी मैंने, क्योंकि वो जो मैं करता हूँ, आई डू दैट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, फॉर विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन, सो वट एवर मनी आई गेट फ्रॉम देयर, आई गिव ऑल ऑफ इट, नॉट जस्ट इवन द प्रिंटिंग, आई बेयर द कॉस्ट, फ्रेमिंग, एंड आई गिव इट ऑल टू चैरिटी, ऑल टू ब्लाइंड चिल्ड्रन। सो मुझे ये लगता है कि एक इतनी सुनहरी ज़िंदगी है और कई लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं सही मौके पर। सो अगर उनको हम थोड़ा सी मदद कर सकें, एटलीस्ट वी कैन नॉट ब्रिंग, दे कैन नॉट सी इट, बट एटलीस्ट वी कैन ब्रिंग सम जॉय टू देयर लाइफ, दैट विल बी समथिंग दैट इज़ वेरी फुलफिलिंग। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। तो उसकी वजह से फिर मुझे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, वहाँ पे मैं स्टेट गेस्ट था। 9 दिन मैंने उनके लिए 16,000 वाइल्ड फ्लावर्स की शूटिंग करी, उसका एग्जीबिशन किया। फिर रेड क्रॉस, ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस में बहुत ज़्यादा सारा वहाँ पे बुश फायर्स हुई थी, तो जितना पैसा था उनको दे दिया वहाँ पे। और दुबई गवर्नमेंट ने भी मेरा एग्जीबिशन किया एक बहुत अच्छी आर्ट गैलरी में दुबई में, दुबई आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में। तो इस तरह से जो है अभी मैं काफ़ी अच्छा फोटोग्राफर बन गया हूँ और हर साल मेरी 2-3 एग्जीबिशंस होती हैं, एंड आई गिव ऑल दैट मनी टू ब्लाइंड चिल्ड्रन। सो कहने का मतलब ये है कि हर हम में, हर आदमी में, हर औरत में एक ना एक कला होती है जो कहीं छुपी होती है। अगर आप उसे बाहर निकालें और उसका अच्छा इस्तेमाल करें तो आप जो है, यू कैन हैव अ बेटर वर्ल्ड और पीपल अराउंड यू। राइट, बट सर वही पता करने में तो सालों बीत जाते हैं। आई थिंक ज़िंदगी बीत जाती है। It's a it's a spark. It just comes like that. That's it. I think everybody has it. Like I'm saying, no, you are such a good speaker. So अगर आप अपनी जो स्पीच है उसको इस्तेमाल करें, अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, if you bring people who are lesser known, if you bring ideas before people for the good that they're doing, you are helping society. If you are educating people also on the health, again you are doing good work. राइट सर, इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपका माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे कि आपने अपनी जो इतनी फुलेस्ट लाइफ जी है, जो मतलब हर पॉइंट पे आपने एक नया पड़ाव देखा और एकदम उसको ऐसे जिंदगी जी है। सबसे पहले सर आपने गले में आपने पहन रखा है कुछ, मैं थोड़ा वहाँ से एक पॉइंट लेके आना चाहता हूँ कि सर क्या है और क्यों पहन रखा है। बहुत अच्छा सवाल है। एंड ऐसा माना जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उन्हें परसीव करना चाहिए, और मुझे फोटोग्राफी ने भी ये सिखाया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड परसीविंग। परसीविंग इज सीइंग विद इनसाइट, एंड आई एम ग्लैड दैट यू नोटिस दिस, कि आपने ये देखा। सो ये जो है मेरा स्पिरिचुअल जर्नी है, जो तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ। वैसे तो आई हैव नॉट अ रिलीजियस पर्सन, बट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय लॉट ऑफ गुरुज। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे गुरु आए हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली की है। बहुत साल पहले मुझे साईं बाबा शिरडी में बुलाया गया था और मैंने वहाँ पे अभिषेक किया, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक फ्री कैंप किया। वहाँ पे 700-800 लोग आ गए थे और फिर हमें पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा, क्योंकि लोगों ने बोला कि साईं बाबा ने कहा कि बॉम्बे से कोई डॉक्टर आने वाला है जो मैं ठीक करने वाला है, और साईं बाबा ने भेजा है। तो वहाँ से फिर मेरी जो है स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, और फिर सत्य साईं बाबा ने भी मुझे पर्सनली ब्लेस किया। और ऐसे बहुत सारे जो गुरुज हैं, गुरुजी हैं, एक गुड़गांव में, उनके साथ मैं बैठता था, उनको भी मैंने ट्रीट किया। तो काफ़ी अच्छे मेरे संबंध हो गए, तो इससे मेरे काफ़ी ज्ञान हो गई स्पिरिचुअलिटी के बारे में। 2 साल पहले ऐसी कुछ दिमाग में आया कि जब 75 ईयर्स के हो जाते हैं तो एक अलग दिशा में जाना चाहिए, एंड आई ऑलवेज से दैट आई हैव डन थिंग्स बिफोर माई टाइम। तो फिर मैंने 2 साल पहले एक ऐसे दिमाग में आया कि अभी मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो ओशो के छोटे भाई हैं जो मेडिकल डॉक्टर हैं, जिनको मैं 10-15 साल से जानता हूँ, वो MBBS डॉक्टर हैं, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ के ओशो को ज्वाइन किया था। डॉक्टर शैलेंद्र जी। हाँ, डॉक्टर शैलेंद्र जी। तो मैं उनसे, मेरी मुलाकात होती रहती है। मेरी एक किताब थी, उन्होंने रिलीज़ करी थी। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो अभी आपकी शरण में आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सूरत आ रहा हूँ, तो आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है, आप सूरत में आ जाइए। तो मैं चला गया, तो उन्होंने मुझे ऑर्डेन कर दिया, मुझे स्वामी बना दिया, मुझे एक नया नाम दे दिया। तो अभी मेरा दूसरा नाम है, वो है स्वामी आनंद संगीतम, क्योंकि मैं गाता हूँ तो लोगों को गा के खुश करता हूँ। तो स्वामी आनंद संगीत, तो जो ओशो के लोग हैं वो मुझे स्वामी जी बुलाते हैं। और मैं यंग जनरेशन को कुछ ज्ञान देता हूँ कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। और जैसे 1-2 टेलीविज़न चैनल्स हैं नेशनल नेटवर्क पे, जो रिलीजियस चैनल्स है, उसमें भी मैं आया हूँ, और उसमें भी मैंने लोगों को बताया है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये मेरी एक नई ज़िंदगी है। और ये जो दूसरी आप देख रहे हैं, ये
स्वामीनारायण के जो हेड प्रीस्ट हैं, जो महंत स्वामी हैं, उन्होंने हर बीट के ऊपर पूजा करके मुझे ये लाला है। और इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, क्योंकि जब कोविड था तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग ने एक आपस में जूम पे उनको देखा, और फिर मुझे पता चला कि उनको होम्योपैथी का बहुत शौक़ है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। तो अभी मेरे हर जन्मदिन में वो एक मेरे को वीडियो भेजते हैं, प्रसाद भेजते हैं, और ये माला में उन्होंने हर बीट के ऊपर प्रे करके फिर मेरे गले में डाला। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट आई हैव रिसीव्ड। और अभी भी कभी भी मैं जाता हूँ तो वो मुझे हमेशा मिलते हैं। जैसे अगर वो मुंबई आते हैं तो कहते हैं मैं आपको मिल सकता हूँ, और मैं भी जाता हूँ उनको मिलने के लिए। इज़ 91 ईयर्स ओल्ड, एंड ऑल दी अक्षरधाम टेम्पल्स जो दुनिया भर में हैं वो सब उनके नीचे आते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। राइट राइट। तो अभी अपन ये बात कर रहे थे ना कि लोगों को पर्पस ढूंढने में ही सालों निकल जाते हैं, तो ओशो की बात आई गई है तो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात बोली कि एक डॉक्टर थे और बहुत अच्छे सर्जन थे, और लास्ट में जब उनका रिटायरमेंट होने वाला था तो वो दुखी थे उस दिन, मतलब आफ्टर 60 70 में वो बहुत दुखी थे। और डॉक्टर थे तो बोले कि यार सब लोग जश्न मना रहे हैं और आप एकदम दुखी हो, क्या हो गया ऐसा? बोला मैंने मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं जी। बोला कि ज़िंदगी अच्छी नहीं जी का मतलब क्या होता है? बोला आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सर्जन हो, आपने इतने लोगों की जान बचाई, सब कुछ काम किया, बट स्टिल आप बोल रहे हो कि आपने अच्छी ज़िंदगी नहीं जी। तो लास्ट में बहुत रोए डॉक्टर, बहुत रोए। लास्ट में आंसर निकल के आया है कि मैं हमेशा से डांसर बनना चाहता था और अब मैं वो नहीं कर सकता। तो एक पर्पस ढूंढने के लिए सालों निकल जाते हैं कि, और पर्पस मिल भी जाता है, बट जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, चीज़ें होती है, उसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को दबा देते हो, तो सबको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती सर। अब आप कर रहे हो गाने की बात, तो इस पॉडकास्ट में एक छोटा सी गाना ऐसा हो जाए यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आपके मुंह से चंद लाइनें। मैं 2 लाइनें आपको एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो नहीं, पर सब लोगों के लिए, जिंदगी, हाँ। क्योंकि आई थिंक दैट इज़ अ मिशन दैट एवरीबॉडी शुड हैव। किशोर कुमार जी का गाना है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। सो ये जो है एक उम्मीद है दुनिया में मेरे पे, कि सब लोग जो हैं वो खुशी रहें, खुश रहें। एंड हैप्पीनेस इज़ अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू डू। इवन एज डॉक्टर्स वी वांट पीपल टू बी पेन फ्री। हम चाहते हैं कि वो यानी बीमार ना पड़ें, उन्हें दर्द ना हो, पीड़ा ना हो। सो आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड फॉर ऑल. One should be happy. Today we are living in a world of conflicts. We are living in wars. We are living in such disruptive times actually. uh, so finding peace within oneself is very important, and actually being part of a peaceful world is a dream and a vision that all of us have. सर ऐसा बोला जाता है कि ना, मतलब आप जवान होते हो, आपको बहुत भागदौड़ करनी चाहिए, फिर एक टाइम पे एक शांत भरा जीवन आने लग जाता है कि भाई कि आप थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, तो एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए, या फिर जवानी में बहुत काम करना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम जितना आप कर सको? ये आपने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है, क्योंकि कई फाउंडर्स हैं जो कहते हैं कि आपको 50 घंटे तक, 60 घंटे तक, 17 घंटे तक काम करना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जब आपके पास जुनून होता है तो आप समय को देखते नहीं हैं। सो यू कीप वर्किंग एंड वर्किंग टिल यू गेट टू योर गोल, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क। आप कितने घंटे काम करते हैं वो ज़रूरी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप किस प्रकार का काम करते हैं, एंड हाउ मच कैन यू अचीव इन अ शॉर्ट टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So I believe that it's very, very important that you try to, make sure that the quality of the work that you do is more important than the quantity of work that you're doing. एब्सोल्युटली करेक्ट। और एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है सर, हमेशा से ऐसे ही बोला जाता है कि एक डॉक्टर जब बिजनेसमैन बनता है तो वो उसके एथिक्स भूल जाता है, क्योंकि एक नोबल क्लोज की कॉज की तरह देखा जाता है कि नहीं यार ये तो बहुत, मतलब आप किसी की जान बचा रहे हो या कुछ कर रहे हो,
तो क्या वास्तव में ट्रू बात है कि एक डॉक्टर जब बिजनेसमैन बनता है तो वो एथिक्स भूल जाता है, या प्रेशर के कारण ऐसा होता है, या ऐसा नहीं होता है? नहीं, ये बिल्कुल सही है एंड कुछ हद तक आपने जो कहा वो बहुत सही है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और क्योंकि आई मीन देयर वर टू थिंग्स वेरी क्लियरली दैट आई वांट टू मेंशन। सबसे पहले तो ये था कि जब मैं डॉक्टर था तो आई वाज एक्चुअली हीलिंग पीपल एंड चेंजिंग लाइव्स। सो मैं सबकी मदद करता था, आई वाज गिविंग आउट टू पीपल। जब मैं एंटरप्रेन्योर किया तब मुझे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ी, तो लोगों से पूछना पड़ा था कि भाई मेरी क्या मदद कर सकते हो। जैसे बैंक्स के पास जाके उनको बोलना कि भाई मुझे पैसा दे दो, या इन्वेस्टर्स के पास जाके बोलना कि मुझे पैसा चाहिए। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि एज अ डॉक्टर वी वर जस्ट हीलिंग पीपल। एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक इवन व्हेन आई बिकेम अ डॉक्टर फर्स्ट राइट यंग, एज अ यंग डॉक्टर एट 22 years old, आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट डॉक्टर्स एट दैट टाइम। तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आई कुड नॉट चार्ज पीपल। मुझे जैसे मैं 1 रुपया लेता था उस टाइम एक दिन की दवाई का, 7 रुपये लेता था हफ्ते की दवाई। मैं वो 7 रुपये भी नहीं ले पाता था क्योंकि मेरे दिल में जो दर्द होता था कि मैं कैसे किसी की पीड़ा के ऊपर मैं कैसे पैसा ले सकता हूँ। इट पेन मी अ लॉट। आई बिलीव दैट हाउ कैन आई चार्ज फॉर समबडी एल्सेस मिजरी, बट देन आई रियलाइज दैट इट्स अ प्रोफेशन, कि मुझे भी तो जीना है। एंड देन व्हेन आई द सेम थिंग हैपेंड जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, तो इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट बट इट इज़ टू रीच आउट टू मोर पीपल। सो द फैक्ट इज़, जब मैं बिजी डॉक्टर था तो मैं महीने में 3,000 पेशेंट देखता था अंदाज़ा। अभी जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी है एंड आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर, नाउ माई कंपनी सिंग 75,000 to 1 lakh पेशेंट्स एवरी मंथ। सो इतना स्केल अप हो गया। सो द आइडिया इज दैट टुडे being an entrepreneur, I am able to reach out and help many more people as compared to what I was when I was a single doctor. So the journey from being a single doctor to entrepreneur is also a very nice journey because I can now reach out to more people. So now there is no conflict in my mind कि ये सही है सही नहीं है. The basic thing is you're reaching out to more people through what you set up as an entrepreneur, which as an individual doctor you could not have. डॉक्टर सर, एक बात और करते हैं सिंपल सी, कि इस पूरी दुनिया में दो बड़े बिजनेस है। पहला सबसे बड़ा बिजनेस है मॉल्स, मतलब जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी दिखती है, तो उससे बड़ी बिल्डिंग कोई नहीं होगी शायद बिजनेस के मामले में। और दूसरी होती है हॉस्पिटल्स, तो सबसे बड़ा बिजनेस हो गया। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ बहुत सारी चीज़ों की, और नहीं भी करता हूँ बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान भी बचती है। तो अपन थोड़ा एक परसेंटेज देखने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस कितना है हॉस्पिटल का एक्चुअली, और लोगों की लाइफ कितनी सेव होती है आपके माध्यम से। I think they are both interrelated in some way or the other. क्योंकि मैं ये मानता था कि जैसे आपने कहा प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, तो अगर आप एथिकल प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे तो उसमें कुछ बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप अनएथिकल करेंगे, जैसे अगर आप मरीज़ को बोलेंगे कि आप वीकेंड में हमारे कम्प्लीट एडमिशन्स होते हैं तो हम आपको रिलीज़ करेंगे सिर्फ मंडे मॉर्निंग को, और आप देखते हैं कि काफ़ी हॉस्पिटल में ऐसा होता भी है। तो अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे किसी का, अगर आप देखते हैं कि कोई अमीर आदमी है या कोई बहुत पीड़ा में है, बहुत दिक्कत में है, आप उससे ज़्यादा पैसा लेंगे, so these are all unethical things. So these are things that clearly should not be done at all. But today, in spite of whatever you see, medicine is still a very noble profession. और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपनी खुद की ज़िंदगी को बर्बाद करके दूसरों की ज़िंदगी को सेव करते हैं. So I still believe that it's a very noble profession. And of course, I also believe that अगर आपको कुछ भी करना है, then you have to be profitable, but you have to be ethically profitable. You cannot be unethically profitable. आपको लगता है एथिक्स बचे हैं आज भी? जी हाँ, आजकल के ज़माने में बहुत एथिक्स हैं. While people are still self-centered, but I deal with young generation as well, क्योंकि मेरा ग्रैंडसन है वो 19 साल का है, और उसी और उसके दोस्तों के साथ मैं बात करता हूँ. I must say that somewhere their value systems are stronger than ours. हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो नया जनरेशन है वो पुराना है, बिगड़ा हुआ है, सेल्फ सेंटर्ड है. पर हम देखते हैं कि जब मेरे ज़माने में भी था, 70s में था, फ्लावर पावर था, हिपी मूवमेंट था, बीटल्स आए, उन्होंने कुछ किया, पर हम लोग ने फिर भी अपनी ज़िंदगी को संवारा. हम इसी तरह से जो नया जनरेशन है, दे आर सर्टनली मोर क्लेवर देन अस एंड दे विल आउटशाइन ऑल ऑफ अस टुडे. आई मीन अगर मुझे कुछ अपने
इंस्टाग्राम में जाना है, तो मेरा ग्रैंडसन कहते हैं, दादा आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, आप इतनी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, आपको इंस्टाग्राम में होना चाहिए. सो ही एनकरेजेस मी टू get into social media, which I would not on my own. So they have got a talent, they've got, something which is very special to them in new medicine, in new age media as well. Podcast पहले किसी ने सोचा था, नहीं हुआ था. अब now it's become so popular and you're doing such great work as well. So congratulations. तो ये जो है एक नई चीज़ है. तो हर जनरेशन जो आता है, हर पीढ़ी जो आती है, वो कुछ नई चीज़ लाती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं. तो आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन ह्यूमैनिटी. मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग इतने बिलियन सालों तक जिए हैं, इतने कैटास्ट्रॉफीज आए हैं, इतने टाइडल वेव्स आ गए हैं, इतने सुनामी आ गए हैं, फिर भी आज आप और हम बात कर रहे हैं. करेक्ट. और खुशी से बात कर रहे हैं. हाँ. तो द ह्यूमन बीइंग विल ऑलवेज सर्वाइव. सो आई एम अ ग्रेट बिलीवर in the value system of a generation of humanity. There are always people who will, एक बहुत अच्छी चीज़ आती है मेरी ज़िंदगी में, and I always say, what I value more is the goodness of strangers. मेरी ज़िंदगी में इतनी समय ऐसा हुआ है, इतने टाइम ऐसा हुआ है कि I don't know anybody, पर वो सामने आके मेरी मदद करके गया. And today I believe I should do the same for others. अगर मुझे लगता है कि कोई किसी को मदद चाहिए, even though he doesn't ask for it, I should reach out and give it to that person. So I think the value of the goodness of strangers is something that we undervalue, and humanity is full of it. So हर प्रकार के लोग होते हैं, धूप भी है, छाव भी है. तो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत, they may be cheating, they may be doing cyber frauds, they may be doing a lot of things like this. But on the other hand, there are so many people who are so kind, generous, helpful, even to people whom they do not know at all. So I'm a strong believer in today's generation. I believe humanity will survive, and I believe that the human life is supposed to enrich people around them and not to degrade it. अच्छा सर, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, इस उम्र में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं. देखिए, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत अच्छी भगवान ने दुनिया बहुत अच्छी बनाई है. किसके लिए बनाई है? आपके लिए बनाई है. आप जाकर देखिए, एक्सपीरियंस करिए. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, अपने बच्चों को भी, कि डोंट बाय थिंग्स, डोंट बाय ब्रांड्स. ब्रांड्स शुरू में हम सब को पसंद थे बिकॉज यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट. मैंने मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदी, लेटेस्ट मॉडल, नॉट बिकॉज फॉर मी इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ कार गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बट एट दैट टाइम आई वांट टू से कि भाई होम्योपैथ भी एक मर्सिडीज़ गाड़ी ड्राइव कर सकता है. Today it makes no difference to me. Today I get into an auto, I get into from point A to point B. It makes no difference at all. It's just a mode of convenience, that's all. So इसी तरह से जो है, आप ब्रांड्स पे ना जाइए. You are the model. You're looking so nice in the colors that you're wearing. Why do you need to have a name tag on it? Lovely. Your black and your brown is such a lovely combination. And your beard is so distinctive. And your smile is so wonderful. So you have your own brand. So every person is their own brand. So you don't have to spend money on brands. Don't spend money on things. Because today, your Birkin bag or whatever you want to call it, which is so expensive, but tomorrow there will be a new model. I'll get out of it. और वो फट जाएगा, टूट जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ है. So why are you doing it? Instead of that, spend money on experiences. Buy experiences. क्योंकि experiences will get you, the bonding that I've had with my grandson, because since he was 4 years old, he and I travel alone. हम लोग हर साल छुट्टी पे जाते हैं, कहीं ना कहीं. अभी वो 19 साल का है, फिर भी वो कहता है, दादा मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, पर आपके साथ मुझे ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है. हमेशा दादा और पोते की जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत सॉलिड बनती है सर. क्यों ऐसा बनती है? क्योंकि एक जनरेशन बीच में जो है, वो जो हमेशा टोकता रहता है ना, कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, ये नहीं, वो निकल जाता है. एंड वी ऑल्सो लिव आवर चाइल्डहुड बैक अगेन. यानी तो इट्स अ वेरी नाइस बॉन्डिंग, एंड स्पेशली व्हेन यू बिल्ड इट अप विद ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज़. और मुझे याद है कि जब माई ग्रैंडसन मस्ट बी 8 और 9, और फिर मैं ट्रैवल करता था उसके साथ, तो मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट में पकड़ लिया. बोला कि हाउ कम यू आर ट्रैवलिंग विद सच ए स्मॉल किड, वेयर इज़ द मदर? आई सेड, आई ट्रैवल विद दिस चाइल्ड फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, नो प्रॉब्लम. बोला, no, we have got lots of cases of divorces which are happening, and the grandparents are stealing the child and taking away. So I told him I'm a doctor and this is my. So then they said, we are very sorry,
बट या प्लीज़ गो ahead, बट आई कैनॉट, अब उन्होंने फिर भी बोला, I cannot believe how you can have a 9-year-old child. I mean, on a 9-year flight, you can have a 5-year or a 7-year or a 9-year-old child alone. How can you manage it? We can't manage children in our own home. और मुझे लगा ये तो फॉरेनर है इसलिए बोल रहा है. मैं मुंबई पहुंचा तो वहाँ पे कस्टमर वाला था, उसने भी मुझे वही सवाल किया, अरे डॉक्टर साहब आप ये छोटे बच्चे के साथ अकेले हैं लंदन से. सो आई थिंक दैट माइंड सेट डजंट चेंज, बट actually children make such wonderful companions, and today when I'm a little older and when I go with my grandson, then he pays me back. So when I used to look after him when he was young, today he looks after me. He'll take care of me, help me to carry my camera, make a little bit of my itinerary. So I think it's a very strong bonding, and I think one should really take life experience when one is fit and not when one is old. मैं जाता हूँ, कितना ट्रैवल करता हूँ, I see so many old people, especially Americans. They are on wheelchair. ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन से जो फ्लाइट आती है, the maximum number of wheelchairs go in that, but that's for a different reason, because they don't want to stand in line. It's not necessary that they are actually ऐसा भी है, क्योंकि आप किसी भी एयरलाइन वाले से पूछे, वो कहेगा कि भाई फ्लाइट इंडिया से आई है, उसमें सबसे ज़्यादा व्हीलचेयर आएंगी, क्योंकि हमको इमिग्रेशन में लाइन में खड़ा नहीं होना है, हमको लाइन में खड़ा नहीं होना, हमारा बैगेज आ जाएगा, हम आराम से बैठे हैं, काम कुछ नहीं करेगा हमका. बट दैट्स ट्रू, बट you actually see also lots of old people today traveling, and that's a silver industry. But what are they enjoying life? अभी आप व्हीलचेयर में हैं, कोई साथ में आपका कोई आपकी नर्स आप में ट्रैवल कर रही है, कोई आपको खाना खिला रहा है. What is the point of that life? So enjoy life to the fullest. Enjoy when you're fit. Take out time, take out money. After all, what is money? It will come and go. So live your life to the fullest. पर टेंशन बहुत है ना सर, जिन्होंने पैसा कमा लिया उनके लिए तो अच्छी बात है, पर जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जो स्ट्रगल भरी जिंदगी जी पा रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस कमेंट में यही बात करेगी. आप तो वो बात कर रहे हो कि जिन्होंने कुछ कर लिया. अब पैसा कमाना तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आप पैसा ही नहीं कमा पाएंगे हम लोग, तो फिर कैसे ट्रैवल करेंगे? बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्लास ट्रैवल करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर कहीं जाना है. आप कहीं भी आप ब्रेक ले सकते हैं. जब मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे याद है मेरी पहली हॉलिडे जो मैंने करी थी आफ्टर मे बी फ्यू इयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस, मैं लोनावला गया. मेरे पास ट्रेन का भी पैसा नहीं था. मैं फुटबोर्ड के ऊपर बैठ के, जैसे खुले दरवाजे के ऊपर बैठ के, मैं बॉम्बे से लोनावला गया अनरिजर्व कंपार्टमेंट में. उस टाइम इतना रश तो नहीं होता था, तो ठीक है कुछ ज़्यादा, और मैं किसी नॉर्मल होटल में वहाँ पे ठहरा, 2 दिन रहा, वीकेंड किया, वापस आ गया. So it's not necessary that you have to spend money in holidays. Holidays are not, I mean, all holidays are not expensive. The whole idea is that if you break yourself away from work, the chances are that when you come back, you will be able to work better. क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने डूबे हुए हैं कि हम आसपास देखते भी नहीं हैं. तो आप ज़रूर अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ब्रेक लीजिए. टेक अ शॉर्ट वीकेंड ब्रेक, रिफ्रेश, एंड देन कम बैक अगेन एंड देन वर्क हार्डर. सर आज के टाइम पे अगर आप अभी आपकी आंखें बंद करो और एक बेस्ट मोमेंट लाइफ का याद करो, तो सबसे पहला मोमेंट कौन सा आता है आपकी लाइफ का? अगर मैं आंखें बंद करके अपनी आंखें खोल सकूं, दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज देन आई नो दैट आई एम अलाइव एंड आई नो दैट आई कैन एंजॉय लाइफ मोर फॉर मेनी मोर डेज टू कम. वाह, व्हाट एन आंसर सर. अच्छा, थोड़ी सी ब्रांड की बात भी करते हैं सर. आप द फाउंडर्स ड्रीम में आए हो, और जब आप डॉक्टर से एक एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर आप एंटर किए और आपने से प्रॉफिटेबल बिजनेस, पैसा आना चालू होता है, तब एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी होते हैं. तो किसी सेलिब्रिटी ने अगर आपके प्रोडक्ट को लेकर अगर बात कर दी, तो क्या सेल में तुरंत इम्पैक्ट पड़ जाता है? जैसे 13 साल पहले शाहरुख खान जी ने बोला था कि मैं होम्योपैथी में बिलीव करता हूँ, तो क्या आपको ऐसा देखने को मिला कि लोग उनकी बात से डाइवर्स होकर, इन्फ्लुएंस होकर आपका प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे? ये कुछ हद तक सच भी है और कुछ हद तक झूठ भी है. झूठ इसी है क्योंकि आजकल जो है इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, इतने सारे मॉडल्स बन गए हैं, सबको पता है कि वो पैसे लेके कोई बात कर रहा है. सो द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ स्टार, द क्रेडिबिलिटी ऑफ समबडी इन ब्रांडिंग इज़ टुडे मच लेस एज कम्पेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर. हमारी कंपनी में जो है जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब हमारे पेशेंट्स हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनसे हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया है 30-40 सालों तक. एंड विच इज़ वाई देन दे कम फॉरवर्ड बिकॉज दे बिलीव इन होम्योपैथी. So we have no paid endorsements at all in my company. So I think when you don't have any paid endorsements and when people come willingly
to help you out and to talk about you. I think that's a blessing. जब मुझे याद है कि जब मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा था मैगज़ीन में, मुंबई मिरर में, सॉरी, मिरर मैगज़ीन में, बहुत साल पहले, तो मुझे एक फ़ोन आया, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ। मैंने फ़ोन नीचे रख दिया, मैं कोई पागलपन, कोई ऐसे फूल कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। वापस फ़ोन आया, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ, मैंने वापस फ़ोन रख दिया। तीसरी टाइम फ़ोन आया, एम आई स्पीकिंग टू द राइटर ऑफ द आर्टिकल होम्योपैथी इज़ नॉट अ क्वैक। अरे ये तो मेरा आर्टिकल पूरा पढ़ के, ये तो सही मनोज कुमार ही होगा। तो मैंने बोला हाँ सर बताइए। बोला नहीं, मैं आपको आके मिलना चाहता हूँ। एंड ही बिकेम माई फर्स्ट सेलिब्रिटी पेशेंट। उसके बाद फिर लाइन शुरू हो गई। तो कुछ हद तक ये सही है। सही इसलिए है क्योंकि अगर आपके दवाखाने में कोई आ रहा है, जैसे आप बेंगलोर के हैं, तो मेरी पहली क्लिनिक जो थी वो अलसूर में थी, और मुझे याद है कि वहाँ पे जो है राजकुमार जी मेरे पेशेंट थे, वो आते थे। और एक टाइम राजकुमार जी ने क्लिनिक में एंटर किया तो इतने सारे कनेडी का लोग लोकल वहाँ पे क्लिनिक्स में आना शुरू हो गए। सो इट वाज लाइक एन एंडोर्समेंट, बट इट वाज नॉट पेड फॉर, यू नो। एंड आई रिमेंबर दैट आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक कन्नड़ा एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, पर फिर भी हम लोग दोनों बहुत आपस में बात करते थे ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आई यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वेरी वेल, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट ही यूज्ड टू कम इन हिज वाइट मारुति वैन में वो आते थे, हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते थे, वेरी सिंपल पर्सन। In my clinic, I remember he spent his 75th birthday with me in my Bangalore clinic, and I also remember that after he went out from his van, nothing to do with my clinic, but then he got kidnapped by Veerappan. So this is a very interesting story. So it actually, I'm saying so, but I'm just telling you कि अगर कोई फिल्म स्टार मेरी दवाखाने में आता है तो obviously वो बस तो हो जाता है, you can't hide it. So then obviously people come to know. अगर कोई सेंट्रल मिनिस्टर आ रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो आधे दिन तक तो रोड बंद हो जाता है, स्निफर डॉग्स आते हैं, आपके कंप्यूटर स्मेल करते हैं, यानी लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा बिजनेस ठप हो गया क्योंकि आधे दिन तक या पूरे दिन तक कोई रोड में आ नहीं सकता। सो देयर इज सो मच ऑफ बज़ दैट इज हैपनिंग दैट यू कैन नॉट हाइड इट। सो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ बज़, इट नथिंग टू विद पीआर, नथिंग टू विद मीडिया, लोगों को पता चल जाता है। सो ऑब्वियसली देन दे थिंक कि ये तो अच्छा डॉक्टर होगा क्योंकि इतने अच्छे लोग आ रहे हैं। सो टू दैट एक्सटेंट इट हेल्प्स। But I think in today's world, you know, paid PR, paid media, paid advertisements, everybody knows that it is paid for. So today the value has gone down as compared to what it used to be earlier. But it's very, very important. Having said that, as an entrepreneur, it's very important to build your brand. So, you know, I mean, I always say this, that one thing that is very important is कि अगर मैं डॉक्टर बत्रा ही होता तो I would have lived a life and I would have had my own practice and then I would have passed away. And I've seen also that in medicine, it is a legacy you cannot inherit. You know, मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा कि जब उनके बच्चे डॉक्टर हो जाते थे तो they never had the same practice that the father had. Similarly, if the children were not doctors, then the legacy died. But when you create an institution, then institutions live long beyond people. So then your brand is remembered. So creating a brand is very important from a legacy point of view. Is very important for posterity, very important for growth. It's a very important point that one should have. But is it necessary to get brand ambassadors? I don't think so. तो फाउंडर्स ड्रीम का मिशन भी यही है सर। जितने भी एंटरप्रेन्योर है जो अपने प्रोडक्ट के पीछे छुपे हुए हैं, उनको पहले तो बाहर निकालना और उनका एक लेगेसी ब्रांड बन जाए, यही हमारा मिशन है। I always believe, sir, I'm my company's best brand ambassador. That's it. मतलब आपसे बड़े आपका कंपनी को कोई समझ नहीं सकता है, आपसे बड़े आपकी कंपनी के बारे में कोई बता नहीं सकता है। बिल्कुल सही है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा किया है। हम जो है, हमारी पूरी कंपनी जो है वो ज़ीरो डेट कंपनी है। पहले हमने लोन्स लिए थे, पर अभी किसी के पास हमको पैसा किसी को देना नहीं है, करेक्ट? सो दैट वी ऑल ड्रीम वेल। बट आई टेल दिस जोकिंगली इवन अर्लियर that I've always, you know, made a pattern where we have grown from internal accruals. So I always followed the Raj Kapoor model. Raj Kapoor model क्या था? राज कपूर जी क्या करते थे, अगर उनकी पिक्चर अच्छी चल गई थी तो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद 1-2 और पिक्चर हो जाती थी। अगर पिक्चर नहीं चली, समझिए बॉम्ब हो गई, तो फिर 4 साल के बाद तक नो अदर पिक्चर। सो ही ओनली ग्रो थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स। बिकॉज अगर पिक्चर अच्छी चल गई तो पैसा वापस उसमें डाल दिया नेक्स्ट पिक्चर में, और फिर वापस और बड़ी पिक्चर बनाई। आई थिंक वी हैव डन द सेम थिंग।
हम ये जब अच्छा टाइम था तब हमने 30 क्लिनिक्स खोली, जब अच्छा टाइम नहीं था तो साल में हमने सिर्फ 3 क्लिनिक खोली, बट दैट्स हाउ इट इज़. सो आई थिंक इफ़ यू फॉलो दैट मॉडल यू स्लीप वेल एट नाइट, यू डोंट ओ पीपल मनी. क्योंकि जब मैंने अपनी पहली क्लिनिक स्टार्ट करी थी तो आई हैड टू पे at 36% per annum, which was really very high. It took me 10 years to repay my loans. तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल अपने पैसे से ही जीऊँगा. एंड एज यू सेड करेक्टली दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ. I do not put my money in somebody else's business. Why should I put in the stock market? Yeah, my investors may do it, they're separate. But why would I put money in the stock market? I put money in myself because I know how to grow my own money. I'm in control over it. Okay? I know how much I can grow. Why should I depend on you or your channel or fund your channel so that the money grows? I'm dependent on all of you. Here I'm in control. So I put money in my own company and I keep growing. So we've done all this the last 30, 40 years. We have only grown through internal accruals. We don't take money out like a lot of other promoters do. Some promoters do. We keep money back into the company and we keep growing the company. तो आज अपने फाउंडर्स ड्रीम में एक नया मॉडल दे दिया, बिजनेस मॉडल, मतलब बिजनेस टेक्निक दे दी, राजकुमार मॉडल अपनाना चाहिए. तो मतलब सारे सारे एंटरप्रेन्योर अगर ये अपना ले, अगर अच्छे टाइम में अगर अपना एक्सपेंशन कर ले, थोड़ा सा बुरा टाइम हो तब थोड़ा रुक जाए तो शायद उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है. बिल्कुल सही है. और मैं आपको साइड में बता भी दूं कि अभी मैं पिछले 2 महीने पहले मैं राज कपूर के कॉटेज में गया था. वहाँ पे मैंने रात बिताई. मुझे लगा कि उनका गोश्त आ जाएगा, पर इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. क्योंकि उनका जो कॉटेज है जहाँ पे वो रहते थे, लोनी फार्म, उन्होंने विल किया कि ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं होगा और सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा. तो वहाँ पे जो पूना के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने लिया है एंड ही हैज़ कन्वर्टेड दैट इनटू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओवर देयर. सो ऑल हिज फार्म प्रॉपर्टी इज़ नाउ काइंड ऑफ, वहाँ पे उनका एक स्टूडियो बना हुआ है जहाँ पे उनकी लाइफ पूरी है. जिस कमरे में वो सोते थे वो ज़मीन पे सोते थे. वहाँ पे एक पुतला बनाया हुआ है जो विच इज़ इन लाइंग पोजीशन एंड इज स्टिल लाइंग ओवर देयर. सो आई थिंक Raj Kapoor again, forget about the family legacy, but he was a pioneer in so many things that he did. He was a pioneer entrepreneur as well. एब्सोल्युटली भैया. आपका फेवरेट कौन है सबसे बॉलीवुड के अंदर? दिलीप कुमार, क्योंकि उनकी जो मेथड की एक्टिंग थी, धनो, वो जो उनकी गंगा जमुना की जो थी, यानी मैंने बहुत ही तीर मारे हैं. जब मैं जैन कॉलेज में था, जब मैं साइंस पढ़ रहा था, तो आई हैड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉर्निंग शोज इन 1 मंथ. बिकॉज मैं 7 बजे से 10 बजे तक मैं प्रैक्टिकल्स अटेंड करता था रेगुलरली. 10 बजे के बाद उस टाइम शायद 100 रुपये में हमको बैल्कनी सीट मिलती थी या 10 रुपये में बैल्कनी सीट मिलती थी. जितनी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ थी उन ज़माने की मैंने सब देखी हैं, साई वेदानी सब देखी हैं. तो मैंने आई थिंक 31 मूवीज़ 25 डेज़ में देखी हैं मॉर्निंग शोज़ में. और अक्सर मैं अकेला जाता था. सो उस वहाँ से जो है मेरा जो चाह बना, जो डेवलप हुआ हमारी आर्ट का, हमारी पिक्चरों का, हमारे पुराने जो हीरो हीरोइंस हैं सब, आई थिंक दैट लिव्ड विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड अगेन एज आई सेड, एवरीथिंग इज़ गॉड्स ब्लेसिंग. मैं 5 सालों तक मैं सेंसर बोर्ड का मेंबर रहा. सो मैंने डिसाइड किया कि आपको क्या नहीं देखना चाहिए, विच इज़ नॉट एक्चुअली फेयर, बट लाइफ इज़ नॉट फेयर. So from the other side, so from being a student person, bunking classes, going to watch all these heroes, to then having all these heroes come to you and ask for help and advice, and then to actually be on the censor board. And I also judged 2 Filmfare Awards. So मैंने वहीदा रहमान जी के साथ, जया बद्री जी के साथ मैंने 2 Filmfare अवार्ड, पब्लिक अवार्ड्स मैंने डिसाइड किए, जिसके लिए मुझे आई थिंक 700 पिक्चर देखनी पड़ी 1-2 महीने में. बिकॉज आई हैव टू जज एवरीथिंग, पूरे डायरेक्टर, बेस्ट सिंगर. So the kind of the needle kind of moved full swing from here to here. So it has been a very interesting experience. And I think I actually believe that people should invest their own money into their business, because if they don't believe in themselves, how can you expect somebody else to believe in you? देखा जाता है डॉक्टर्स से प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ऐसे करके मुंह मरा के, तो सब गुस्से वाले ही डॉक्टर दिखते हैं. बट सारे डॉक्टरों को आपके जैसा होना चाहिए और फुल लाइफ जीनी चाहिए और एक लेगेसी बिजनेस बनाना चाहिए. जैसा कहते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर. अच्छा सर, आपको आज एक सुपर पावर मिल जाए तो पीछे जाओगे आप बैक में, क्या चेंज करना चाहोगे? कुछ नहीं, सब सॉलिड है. कुछ भी सॉलिड नहीं है.
कुछ भी सॉलिड नहीं है। जितनी मैंने ज़िंदगी में ठोकरें खाई हैं, धक्के खाए हैं, जितना मैंने पैसा गंवाया है, जितना मैं फेल हुआ हूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी अच्छा नहीं था। पर मैं खड़ा रहा, मैंने सामने उसका डट के रहा, एंड आई वाज सक्सेसफुल। सो आई थिंक एवरीथिंग दैट यू लर्न इज़ लाइफ लेसन। मैं आपको एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। सो जब मैं 60 साल का था, अब इसको बहुत समय हो गया, जब मैं 60 साल का था तब मेरे बेटे ने मुझे कहा, मेरे एल्डर सन, कि पापा अभी मैं आपको हार्वर्ड भेज रहा हूँ, मैं आपकी फ़ीस भर रहा हूँ। हार्वर्ड, तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई के लिए विदेश में। मेरे लड़के ने मुझे भेजा विदेश में पढ़ने के लिए। तो आई डिड अ कोर्स ऑन मेडिकल एक्सेलेंस। आई वाज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन हार्वर्ड एट दैट टाइम, एट एज 60। मेरा 60th बर्थडे उन लोगों ने केक काटा मेरे लिए वहाँ पे। पर मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें सीखी। मुझे लगा कि आई एम एन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मुझे सब कुछ आता है, मैंने इतनी अच्छी कंपनी बना दी। जब मैं वहाँ पे गया मुझे लगा मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो इतना और सीखना था। और फिर वो जो मैंने सीखा वहाँ पे, मैं फिर वापस आके मुझे 10-15 साल लगे अपनी कंपनी में उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आज तक भी 15 साल उसको हो गए हैं, आई थिंक मे बी 14 साल हो गए। मे बी ओनली 50% ऑफ व्हाट आई लर्नड इन हार्वर्ड इज एक्चुअली बीन इम्प्लीमेंटेड। इट्स द प्रोसेस इज स्टिल ऑन। सो देयर सो मच टू लर्न, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्नड ओवर देयर इज दैट फेलियर इज गुड। मैंने वहाँ पे 3 चीज़ें सीखी, एंड दिस इज गुड फॉर योर फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। पॉइंट नंबर 1 आई लर्नड वाज लीडरशिप इज एवरीथिंग। अगर आप देखेंगे, अगर कंट्री का लीडर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर लीडर ख़राब है तो कंट्री ख़राब है। अगर स्टेट का लीडर अच्छा है तो स्टेट अच्छा है। इसी तरह से अगर म्यूनिसिपैलिटी का लीडर अच्छा है तो म्यूनिसिपैलिटी अच्छी है, सिटी अच्छी है। इसी तरह से अगर आपकी कंपनी का लीडर अच्छा है तो कंपनी अच्छी है। अगर आपकी ब्रांच का लीडर अच्छा है तो फिर वो ब्रांच अच्छी है। अगर वो ब्रांच का लीडर सही नहीं है तो फिर वो ब्रांच भी सही नहीं है। तो लीडरशिप इज़ एवरीथिंग, एंड देयरफॉर डेवलप लीडरशिप, select proper leadership and develop leadership. This is one lesson I learned. Second lesson I learned is that always be in continual learning mode and build an institution of learning. Now, if you do that, then you will continue improving. So there are no goalposts, there are no aims. But today I have to do better than what I did yesterday. Tomorrow I have to do better than what I do today. अगर हम सब इसका इस्तेमाल करें, we'll actually have a better and happier world and a stronger organization compared to what we had earlier. So just, I learn from everybody. I learn from my watchman, I learn from, my sweeper in the clinics. They are on the floor. They will tell you what is wrong. So always keep your ear to the ground, always listen to people, listen to your customers, listen to your patients, listen to whoever is valuable to you, and then act upon it. And the third thing that I learned was that failure is good. हमारे इंडियन माइंड मेंटालिटी में एक ऐसा दिमाग में लगा हुआ है कि फेलियर हो गया तो हम फिर चले गए, हमसे कोई बात नहीं करेगा। फेलियर इज़ गुड। उन्होंने मुझे क्या सिखाया? ये सिखाया कि जो मल्टीनेशनल ड्रग कंपनीज़ हैं वो फेलियर पार्टीज देती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल सक्सेस नहीं हो गया, अगर 5 साल के बाद मुझे पता चला कि ये नहीं सक्सीड होगा, तो मैंने इतने $1 मिलियन बचा लिए हैं। क्योंकि मुझे आज पता चल गया कि ये नहीं चलने वाला, तो लेट मी नाउ सेलिब्रेट। सो दे सेलिब्रेट फेलियर। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट फेलियर, नॉट जस्ट टू सेलिब्रेट सक्सेस। आप लीडर्स की बात कर रहे हो तो सर लीडर की क्या 5 क्वालिटीज होनी चाहिए? 5? मैं तो कहता हूँ एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, ही हैज़ टू वॉक द टॉक, दैट्स ऑल। मेरे काफ़ी मित्र थे, पेशेंट थे जिन्होंने एयरलाइन शुरू करी थी। मैं हमेशा उनसे कभी भी मिलता था तो ये कहता था कि अगर किसी ने भी आपकी यूनिफॉर्म पहन के, वो बाहर चल रही है आपकी एयर होस्टेस और वो हंस रही है, कुछ और बात कर रही है कैजुअली, आपका ब्रांड ख़राब हो रहा है। बिकॉज एवरीबडी इज़ योर एम्बेसडर, नॉट जस्ट व्हेन दे आर ऑन ड्यूटी बट व्हेन दे आर ऑफ ड्यूटी एज वेल। अगर आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो यू आर पार्ट ऑफ द ब्रांड, करेक्ट? सो सिमिलरली विद द लीडर, a leader is watched all the time, no matter where he is, no matter what he's doing. Something that you say 5 years ago will come back to haunt you 5 years later. So you always carry yourself with respect, with dignity, and you have to be an example to everybody. I'm saying I cannot ask my people that they should work 7 hours a day if I'm going to work only 1 hour a day. I also have to show them that I'm also working with you, and I'm also working 9-10 hours a day, so you can also work that much. And if my age I can do it, then at your age certainly you can do more. So I think you have to be inspirational to other people. So I think there's just one
think that the leader has to walk the talk and the leader has to be inspiration to others to follow. He cannot be just talking and giving sermonizing. Today nobody wants to listen from a pulpit. आप ऊपर खड़े होके किसी को भाषण देंगे तो वो तो आप तो कट आउट कर देंगे. Nobody will listen to you. इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल सर आपसे. आजकल के टाइम पे जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो 4-5 साल में कंपनी बना के बेच के निकल जाता है, बट आपने तो 43 ईयर से भी ज़्यादा एक सिंगल कंपनी में दिया है. तो ये माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि मतलब 4 साल 5 साल में अपना कंपनी बनाओ, बेच दो, नया कंपनी बनाओ, या फिर एक थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम खेलना अच्छा होता है? देखिए, ये तो अभी आपने किस आइडिया से, किस विचार से आपने कंपनी शुरू करी या आपके दिमाग में क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आजकल के लोग हैं वो दे थिंक ऑफ वैल्यूएशन and they don't think of legacy. I think of legacy. I don't think of valuation. So today young generation wants to कि brand बना दिया अभी 4-5 साल में, फिर उसको बेच दो, पैसा कमाओ, and then either you become a serial entrepreneur कि थोड़ा सा पैसा इधर डालो, that grow as well. That's a business model. And some people are successful and they are very happy doing it. I'm not happy doing it because I'm building a legacy brand. So some people want to build a legacy brand depending on what is the founder's dream. My founder's dream is to build a legacy brand. My founder's dream is not to exit and get valuation, you know. Now, if that helps my company to grow, I'm happy to do it. So if I have to say disinvest part of it, bring in a strategic investor who will then grow the business and make the legacy brand even bigger than what it is today, sure. But that is not the end goal. The end goal is to create a legacy brand. And I think brands, and you know, the other research we will learn also, that family brands are legacy brands. You see all over the world, or you talk about all the large Swiss brands, you talk all the international brands, they are all owned by families and of course professionally managed, but family owned. So जो family owned जो होता है ना, जब अपना हाथ जो घी में डालते हैं ना, और गर्म घी में, और जब वो हाथ जल जाता है और हम उसको निकाल के फिर देखते हैं कि देखिए अभी हमारा हाथ जल गया है, पर अभी हम ठंडे पानी में डाल रहे हैं, and we are still there to grow the business. So that is what is important. And that is why I think legacy brands, they grow very well. Again, it depends on the founder's vision of whether he can create a legacy brand or whether he wants to just, you know, make some money and exit. इस बात को छोटी सी बात से एंड करूंगा सर, कि कोई जैसे एंटरप्रेन्योर आते हैं 4 साल में अपनी कंपनी बेच दी, 1500-1600 करोड़ रुपए कमा भी लिए, बट उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि अभी हम करें क्या. अब वापस से कोई एक बिजनेस या फिर कोई ब्रांड बनाना एक नाइटमेयर हो जाता है, एक चैलेंज होता है, क्योंकि मार्केट का एक्सेप्टेंस, आप कितना काम करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हो, फिर चले जाते हो आप डिप्रेशन में. और ये आ रही आजकल कंप्लीटली न्यूज़. सो जितने भी फाउंडर्स हैं उन सबको शायद ऐसा सोचना चाहिए कि यार थोड़ा लॉन्ग टर्म काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो डिप्रेशन वाली जो शिकायत है वो खत्म हो जाएगी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. हंसते रहिए, मज़ा आया सर, खुश रहिए. थैंक यू वेरी मच. और बहुत सारी लर्निंग मिली. थैंक यू सो मच. थैंक यू.